हेलो बाबू। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे और प्रीवियस लेक्चर में जो मज़ा आया होगा कमेंट से तो पता चल ही जाएगा। वैसे अभी हम कमेंट आप लोगों का पढ़े नहीं हैं क्योंकि वीडियो हम लगातार बना रहे हैं, इसलिए अभी वीडियो पब्लिश भी नहीं हुआ होगा जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। बट फिर भी हम चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो मिला है तो आप इसके कमेंट में ज़रूर बताएं, हमको एक बार दोबारा से बता दें। कमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि सर वाकई में वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ रहा है। मेहनत लगता है तो रिस्पॉन्स चाहिए होता है। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिसको हम आज के इस लेक्चर में लेकर आए हैं। ये प्रश्न अक्सर बच्चे लोगों का रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम ये लेक्चर लेकर के आए, जिसमें हम अंतरा हैलोजन क्या है, अम्लीय शक्ति हैलोजन की, और क्लोरीन से कौन कौन से गैसेस बनाए जाते हैं, इन सारे तथ्यों को हम लोग यहां लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर भी बिल्कुल वैसा ही समझ में आए और वैसा ही समझाने का हम पूरा कोशिश भी किए हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं गुजारना है भाई, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस के सेक्शंस हैं, हम लोग सब डिस्कस करेंगे यार। बच नहीं सकता, ना तो हम ना तो आप। Cl2 की विरंजन क्रिया को समझाएं। विरंजन क्रिया मींस रंग वालों को रंगहीन कर देना विरंजन है। कहाँ डिस्कस किए थे? ऑक्सीजन वाले में। जब जब हमको नवजात ऑक्सीजन मिला था तब तब अस्थायी रूप से रंगहीन बनाया था। तो क्या क्लोरीन जो है उसके अंदर भी विरंजक क्रिया होती है? हम बोलेंगे अगर हम क्लोरीन की अभिक्रिया जल से करा दें तो हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl और साथ में O मिलेगा, और ये अकेला ऑक्सीजन परमाणु है जिसे हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन परमाणु। सही बोल रहे हैं बाबू? और ये जो नवजात ऑक्सीजन परमाणु है ये किसी भी रंगीन पदार्थ को उनसे रिएक्शन करके उसे रंगहीन पदार्थ बनाएगा। और ये रंगहीन जो होगा ना बाबू वो अस्थाई होगा। सही है ना? तो क्या लिखेंगे? प्रश्न आ गया Cl2 के विरंजक क्रिया को समझाओ, तो जवाब क्या देंगे? हम बोलेंगे कि जब क्लोरीन के अणु यानी Cl2 की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl साथ ही साथ ही नवजात ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, वही नवजात ऑक्सीजन जब रंगीन पदार्थों के साथ अपमिश्रित होगा, मिलाया जाएगा, तब जो बनेगा वो है रंगहीन पदार्थ। यही है क्लोरीन के विरंजन की क्रिया। यही बात आपको लिखना है जो भी हम आपको बोला, और ये रहा वो कंटेंट जो आपको लिखना ही लिखना है। फिर अगला सवाल है उन दो गैसों के नाम बताएं जो क्लोरीन से बनाई जाती हैं। मतलब ये कि बहुत सारी गैस रही होंगी बट क्लोरीन से बनाए जाने वाली सिर्फ और सिर्फ दो गैसों का नाम हमको बताना है। तो एक तो हो गया बाबू वो फॉस्जीन COCl2, और तीसरा होता है सल्फर के H2Cl2 बोलते हैं उसको, H2Cl2 बोलते हैं, हाँ H2Cl2 बोलते हैं। सल्फर मोनोक्लोराइड बोला जाता है। आइए लिखते हैं। तो क्लोरीन से बनाना है तो Cl2 रहेगा। रिएक्शन जो होगा उसका वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, और रिएक्शन के बाद मिलेगा हमको COCl2, नाम है इसका फॉस्जीन। बन गया। और दूसरा होता है सल्फर के S8 प्लस Cl2 एरो एरो S2Cl2, यहां पे लगा देंगे 4, यहां पे लगा देंगे 4। अभी देखो क्या हुआ, 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। S2Cl2 ये मस्टर्ड गैस भी कहलाता है, मस्टर्ड गैस भी कहलाता है। इसको हम लोग सल्फर सल्फर मोनोक्लोराइड भी कहते हैं, सल्फर मोनोक्लोराइड भी कहते हैं। देखिए बाबू ध्यान से,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख देना है ये दोनों चीज। अंतरा हैलोजन किसे कहते हैं? अंतरा हैलोजन, जब एक हैलोजन, जब एक हैलोजन की अभिक्रिया, अभिक्रिया दूसरे हैलोजन से, दूसरे हैलोजन से कराई जाती है, कराई जाती है, तब अंतरा हैलोजन बनते हैं, बनते हैं। मतलब अंतरा हैलोजन किसे कहते हैं सर? एक हैलोजन का रिएक्शन दूसरे हैलोजन से, तब इस प्रक्रिया को हम अंतरा हैलोजन बोलेंगे। बट इसमें कुछ बात ध्यान रखनी है, जैसे अंतरा हैलोजन जब बनेगा तो उनका स्वाभाविक रूप होगा एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश, लेकिन 3 लगा देंगे, एक्स एक्स डैश लेकिन 5 लगा देंगे, एक्स एक्स डैश लेकिन 7 लगा देंगे। अब ये जो है ना 1 3 5 7, ये क्या है? एक्स क्या है, एक्स डैश क्या है ना? तो एक्स जो है वो बड़े हैलोजन परमाणु को बताएगा। एक बात तो ये कि बड़े हैलोजन परमाणु को, और एक्स डैश जो है वो छोटे हैलोजन परमाणु को बताएगा। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं, इस बात को और समझने के लिए हम हैलोजन का पहले लिस्ट लिखते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। और बड़ा हैलोजन हमको चाहिए जो कि मेरा एक्स फैक्टर बनेगा, एक्स बनेगा। तो बड़े हैलोजन के रूप में हम ब्रोमीन और आयोडीन को ले लिया। एक्स जो बन रहा है वो बन रहा है या तो ब्रोमीन और या तो आयोडीन। बोला ठीक है सर। और छोटे हैलोजन के तौर पर, छोटा हैलोजन के तौर पर हमने रखा, छोटे हैलोजन के तौर पर हमने रखा फ्लोरीन और क्लोरीन को, फ्लोरीन और क्लोरीन को। ठीक है सर, ये कलरफुल दो दो कलर काहे पकड़ रहे हो भाई? चलो स्केच पेन ही चेंज कर देते हैं शायद इससे। अब कंपाउंड बनाते हैं। तो जब ब्रोमीन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, BrCl, देखना बात को, BrCl नहीं तो BrCl3, BrCl3 नहीं तो Cl5 या BrCl7 बना सकता है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये अलग अलग कंपाउंड क्यों बनाया? तो बाबू अभी थोड़ा देर पहले, या शायद हम कल वाले लेक्चर में बात कर रहे थे ना, कि क्रॉस में जब जाओगे तो तुमको उसके ऑक्सीकरण संख्या का जानकारी मिल जाता है। तो हम सब में देखेंगे ब्रोमीन यहां 1 3 5 7, तो क्या ब्रोमीन 1 3 5 7 दर्शाता है? तो ब्रोमीन जो है कितना नंबर पे आता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लोरीन जो है वो 9 है, क्लोरीन 8 जोड़ देंगे 17, और 18 जोड़ देंगे तो 35। तो ब्रोमीन जो है वो 35वें नंबर पे है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 4s2 4p5। अगर ऐसा है तो एस में 2 हो जाएंगे, अब पी में कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। और क्योंकि आप 4s और 4p की बात कर रहे हैं तो अवश्य ही आप 4d पर भी होंगे, 2 3 4 5। सही बोल रहे हैं ना बाबू? उत्तेजित अवस्था में इसके अभी देखो, अभी इसमें 1 है, ये वाला बनेगा ब्रोमीन की संयोजकता 1। संयोजकता यहां ऑक्सीकरण संख्या है बाबू, ये बंधन बनाने की बात करेगा। अभी तो 1 है, लेकिन अगर उत्तेजित कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां आ जाएगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 3 हो जाएंगे, तो ये वाला बन गया। देख लो, फिर और एक्साइट करोगे ये यहां निकलकर आ जाएंगे, अब हो जाएगा 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 बनेंगे तो ये हो गया। और एक्साइट करोगे ये वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां आ जाएगा, तो अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो कि ये वाला कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, छोटा वाला जो है वो है क्लोरीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा वाला आयोडीन है, वो भी ऐसी रिएक्शन करेगा फ्लोरीन के साथ, IF बनाएगा,
IF3 बनाएगा, IF5 बनाएगा एंड IF7 बनाएगा। और यही ब्रोमीन फ्लोरीन से भी रिएक्शन कर सकता है, PRF बनाएगा, PRF3 बनाएगा, PRF5 और BRF7 बनाएगा। तो आयोडीन भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, ICl बनाएगा, ICl3 बनाएगा, ICl5, ICl7 बनाएगा। सही। तो इसके बाद हम ये राइटिंग देंगे, क्योंकि यहां पर देखो क्या है, जब एक हैलोजन की अभिक्रिया दूसरे से, क्या दोनों हैलोजन नहीं है, एक हैलोजन दूसरे से रिएक्शन किया ना, लेकिन इसमें कौन सा बात कॉमन देखने के लिए मिला? कॉमन ये है कि अंतरा हैलोजन जितने भी होंगे, इंट्रा हैलोजन जितने भी होंगे, उनका रिएक्शन फ्लोरीन का फ्लोरीन के साथ नहीं बनेगा, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ नहीं बनाएंगे। एक का साइज बड़ा तो दूसरे का साइज छोटा होना आवश्यक है। एक कंडीशन बना, कंडीशन बना। तो ये बात लास्ट में इसलिए बोला कि वीडियो जब तुम पूरा देखते हो तब तुमको जानकारी मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ा जाए। सब लिख लेना है, जो बात हम बोलेंगे उसको नोट्स में लिखना है। I2 से ICl अधिक क्रियाशील, ऐसा क्यों? मतलब ICl ज्यादा रिएक्शन करेगा, I2 ज्यादा जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। उसके पीछे क्या कारण है? कारण है अपने पास बाबू। दो कारण क्या है? I2 के बंधन की प्रकृति, नेचर, प्रकृति मीन्स नेचर, समान त्रिज्या की है, समान त्रिज्या की है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? समान त्रिज्या की है। I2 मीन्स एक आई दूसरे आई के साथ, दोनों का रेडियस कैसा होगा? बराबर। तो बंधन जो है वो एक अच्छे तरीके से बना हुआ होगा, क्योंकि दोनों में से किसी को लालच नहीं है, दोनों का समान साइज है। ठीक। जो एक मजबूत आबंध की प्रकृति को दर्शाता है। हम बोला ठीक। अब ICl की बात करते हैं। ICl में I का आकार छोटा है कि बड़ा? बड़ा है। Cl का आकार I की तुलना में, I मीन्स आयोडीन ना, और ये अवसानी के किसी एक वर्ग में नीचे में आयोडीन है, तो साइज बड़ा है उसका। ICl में आयोडीन का आकार बड़ा है, क्लोरीन का आकार आयोडीन की तुलना में, आयोडीन की तुलना में छोटा है। बंधन की त्रिज्या, परमाणुओं की, ना कि बंधन, परमाणुओं की त्रिज्या ना, देखेंगे क्या? परमाणुओं, परमाणुओं की त्रिज्या में काफी अनियमितता है, अनियमितता है। जिससे, अनियमितता का मतलब हो गया कि एक सिमेट्रिक वे में नहीं है, काफी अनियमितता है, जिससे यह एक कमजोर बंधन, कमजोर बंधन बनाता है। कैसा बंधन बना रहा है ये? कमजोर बंधन बनाता है। और इट्स ऑब्वियस कि जो बंधन कमजोर होगा वो जल्दी टूटेगा। अब बंधन कमजोर क्यों है? कमजोर क्यों है बंधन? सर क्योंकि साइज जो है वो एक जैसा नहीं है। फ्रेंडशिप है ना, वो नियमित नहीं है, ऐसा वाला फ्रेंडशिप है। एक बहुत हाई है, एक बहुत लो है। ठीक। हाई लो इनके केस में रेडियस है। ClF3 बनता है लेकिन FCl3 नहीं बनता, क्यों? चलो चेक करते हैं। Cl को ऐसे तिरछा देखो, F को तिरछा देखो। F1 दिखलाता है +1, यस। Cl+3 दिखलाता है, यस, ये बंधन बनेगा। क्या F3 दिखलाता है? नो। क्या Cl1 दिखलाता है? यस, लेकिन F तो 3 नहीं दिखलाता ना, क्योंकि फ्लोरीन +3 नहीं दिखलाता, इसलिए ये बंधन नहीं बनेगा। तो डिपेंड क्या करता है? देखो देखो ध्यान से, हम लिखेंगे जवाब में, हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, हम लिखेंगे
ठीक, क्या लिखिएगा सर? हम बताते हैं ना क्या लिखेंगे। देखो, हम लिखेंगे कि ClF3 बनता है, बनता है ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए क्योंकि, क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 +3 +5 +7 है, इसलिए +3 है। जबकि, जबकि FCl3 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या +1 मात्र है। FCl3 में, ये जो प्रश्न में दिया गया है, में क्लोरीन की, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, संख्या कितनी दिखा दी गई है? 3, 3 दिखाई गई है। जो, जो गलत है, गलत है। ये तो हो गया आंसर आम जिंदगी वाला। अब हम लोग आंसर लिखेंगे किसका वाला? मेंटोस जिंदगी वाला, मेंटोस। दिमाग की बत्ती जला दे। हम क्या जवाब लिखेंगे? हमको, हम साइंस पढ़ रहे हैं ना बाबू, साइंस में कारण देना पड़ता है कि क्यों इसकी +1 ही क्यों है, +3 क्यों नहीं है। क्लोरीन में डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति रहती है, क्लोरीन में डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति रहती है, जिस कारण एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं हो पाते हैं, अयुग्मित नहीं हो पाते हैं। देखिए सर, यह है जानकारी, इसे लिखा जाता है और एग्जाम में जो टीचर कॉपी आपका देखेंगे ना, वो आपसे यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बचवा आएगा, अब बचवा लिखेगा। उनको क्या मालूम कि बचवा जो है वो सिर्फ आएगा, लिखेगा नहीं ढंग से, क्योंकि बचवा ढंग से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बचवा को फुर्सत नहीं था। ठीक है बाबू, चलिए नोट करो उसको भी। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है, अगला सवाल है, श्वेत फास्फोरस जो है, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबोकर क्यों रखते हैं? भाई क्यों रखते हैं? श्वेत फास्फोरस का जो ज्वलन ताप होता है ना, वो है 303 केल्विन। मतलब बाबू 303 -273, 0 और 3, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस। अब 30 डिग्री सेल्सियस जो है ना, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर है जो हमारे चारों ओर अवेलेबल तो है। 30 डिग्री, अभी कमरे का टेम्परेचर 30 से ज्यादा है क्या? गलत बोल रहे हैं बाबू? तो कमरे के ताप पर ये तुरंत ही उत्तेजित होगा और आग पकड़ लेगा। ज्वलन ताप इसका बहुत ही कम होता है। कम ज्वलन ताप का मतलब 30 डिग्री। अगर हम चाहते हैं कि ये जल्दी से ना जले, तो हमको इसके ज्वलन ताप को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। 30 का मतलब 40 कर देंगे, 40 डिग्री का मतलब 50 डिग्री कर दें, 60 डिग्री कर दें, 70-80 डिग्री सेल्सियस कर दें। ज्वलन ताप को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? श्वेत फास्फोरस को जल में डुबोकर रखते हैं। हम लिखेंगे कि श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप, का ज्वलन ताप 303 केल्विन या
यहां लिख देते हैं बाबू 303 माइनस 273 30 डिग्री सेल्सियस है। परिणामतः परिणामतः कमरे के ताप पर बड़े ही सहजता से ये जलता है। सहजता मीन्स आसानी से। यही कारण है यही कारण है कि इसे जल में डुबोकर रखते हैं ताकि इसका ज्वलन ताप का मान बढ़ जाए। पूर्ण विराम। हम चाहते हैं कि श्वेत फास्फोरस के ज्वलन ताप का मान बढ़ जाए, क्योंकि अगर इसके ज्वलन ताप का मान बढ़ेगा तो कमरे के ताप पर यह कभी भी स्वतः नहीं जलेगा। सही है बात। और हम इसको स्टोर भी कर सकेंगे, इसलिए इसको जब स्टोर करने की बारी आती है ना, तो इसको जल में डुबोकर हम लोग रखते हैं ताकि ये आसानी से आग नहीं पकड़े। देखो यार, कितना डिफिकल्ट टॉपिक है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड की तुलना में हाइड्रोजन फ्लोराइड की अम्लीय शक्ति शक्ति कम क्यों है? हमको नहीं मालूम कौन कम है कौन ज्यादा, बट एक चीज हमको मालूम है, अम्लीय शक्ति, है ना, जो पृथक होकर के बड़े ही आसानी से H+ आयन देगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। अब एक है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका आकार होता है छोटा और इसका आकार होगा बड़ा। हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भाई साहब भी छोटा आकार के और ये भाई साहब भी छोटा करके। क्यों छोटा है? क्योंकि जब हम हैलोजन का ग्रुप बनाते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, उसमें ये सबसे ऊपर है फ्लोरीन, दैट इज वाई ये छोटे साइज के होंगे। और आयोडीन को हम देख सकते हैं ये आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त होगा? 2 3 4 5, पांचवा आवर्त है, वर्ग कौन सा है? 17। तो यहां जो आयोडीन बैठे हैं ये काफी नीचे हैं, तो फ्लोरीन की तुलना में इनका आकार बड़ा है। और थोड़ा देर पहले बाबू लेक्चर में हम आपको समझा रहे थे कि छोटा साइज और बड़ा साइज साथ हो सकते हैं, लेकिन ये केवल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला बंधन होगा, जरूरत वाला बंधन होगा। सच में ये ऐसा रहना कभी नहीं चाहेंगे। छोटा साइज बड़े साइज को साथ में नहीं रख सकता, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, यानी इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यू होगी। थोड़ा सा हम हीट देंगे, ये बड़े ही आसानी से हाइड्रोजन और आयोडीन में पृथक हो जाएंगे, और यही हाइड्रोजन किस आयन के रूप में बाहर आएगा? प्लस आयन के रूप में, जो कि अम्लीय गुण होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड को इसकी तुलना में ऊर्जा का, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा देना होगा। हमको मालूम है कि इनकी नेगेटिविटी पावर इतनी ज्यादा होती है कि एक में पार्श्व, इसको पार्श्व बोलते हैं, एक एक का इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खिसकता जाता है, दूसरा वाला उसको खींच रहा होता है। देखो दोनों का सेम है, इसके पास भी एक है, इनके पास, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये बंधन साझेदारी देखने में लगता है, फ्लोरीन जो है वो धीरे धीरे इसके, किसके, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इसीलिए धीरे धीरे खींचता है, जिसके वजह से फ्लोरीन ये पार्श्व रूप में नेगेटिव बन जाता है और ये पार्श्व रूप में पॉजिटिव बन जाता है। और इसका जो बंधन होता है ये काफी जुड़ा हुआ बंधन है साइज के विचार से। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि इसकी अम्लीय शक्ति कम होगी, क्योंकि ये टूटेंगे नहीं, जो टूटेगा नहीं वो H+ देगा नहीं। और इनका हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आसानी से टूटते हैं, इसलिए H+ आयन भी देते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा सर? आप लिख देते हैं बाबू। सर इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप देख लीजिए सर क्या लिखते हैं। ऐसा, पेन चेंज करते हैं पहले। ऐसा इसलिए है कि हाइड्रोजन का आकार छोटा है और
आयोडीन बड़े आकार का है। बड़े आकार का है। फलतः ऊर्जा प्राप्त होते ही, ऊर्जा प्राप्त होते ही HI पृथक होकर H प्लस आयन देते हैं, आयन देते हैं, जो अम्लीय अम्लीय गुणों का प्रमाण है। सही। HF क्यों नहीं करता? HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों का आकार लगभग समान है, जिससे ये एक मजबूत आबंध बनाते हैं, मजबूत आबंध बनाते हैं और टूटकर H प्लस आयन नहीं देते। देखो तो, जो बात बोला क्या वही चीज नहीं लिखा दिया कि हाइड्रोजन और आयोडीन का आकार एक छोटा है और आयोडीन का आकार बड़ा है। फलतः ऊर्जा प्राप्त होती ही हाइड्रोजन आयोडाइड पृथक होकर H प्लस आयन दे देते हैं, जो अम्लीय गुणों का प्रमाण है। अम्लीय गुणों का प्रमाण है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों का आकार लगभग समान है, जिससे ये एक मजबूत आबंध बनाते हैं और टूट कर H प्लस आयन नहीं देते। ठीक। तो और हम फिर लास्ट में ये लिख सकते हैं कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो अम्लीय शक्ति होगी वो कम होगी हाइड्रोजन आयोडाइड की तुलना में। भाई, जो टूटेगा उसकी अम्लीय शक्ति ज्यादा होगी, जो नहीं टूटेगा उसकी अम्लीय शक्ति अपेक्षाकृत कम होगी। ठीक। क्षार धातु प्रबल अवकारक होते हैं, जबकि हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ऐसा क्यों? ठीक। क्षार धातु N बराबर 1 हाइड्रोजन, इसको अलग भी रखा गया है बाबू, पता ही होगा। लिथियम ना, सोडियम के N बराबर 4, रबड़ी N बराबर 5, से CgM N बराबर 6, फ्रूट फ्रांजियम N बराबर 7। ये है बाबू ग्रुप 1, ये है G1, ग्रुप 1, जिन्हें कहते हैं क्षार धातु। और जो ग्रुप 2 होते हैं ना, उनको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक। बेटा मांगे काला शर्ट, बापराजी पढ़ा चुके हम लोग। और जो हैलोजन होते हैं वो ग्रुप 2 से ही तो बने होते हैं, मतलब ग्रुप 2 से बने नहीं होते, बल्कि ग्रुप 2 के सामने सामने होते हैं, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। बिल्कुल ग्रुप 2 के वो सामने होते हैं। ये यहां पे लगा दिया। हम्म। बोला ना, अगर आवर्त सारणी आपको समझ में आ गया तो आप कई प्रश्नों का उत्तर देंगे। और हमको जहां तक लगता है ना कि हमको अपने आप में थोड़ा सा तो घमंड है कि मेरे पास तुम लोग हो, और तुम लोग, हमको जहां तक लगता है बाबू कि आवर्त सारणी का 43 नहीं तो 45% तो समझते ही होगे। इतना भी डम नहीं हो यार। क्या बोले, इससे ज्यादा हो? हम सुन लिया बाबू। अरे नहीं यार, डम कोई नहीं होता है, परिस्थिति होती है और जरूरत भी, दोनों चीजें। परिस्थिति और जरूरत, ये दोनों मिल करके ना हम लोगों को ऐसा बना रही है। या तो आप देखोगे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे बाबू, एग्जाम के नाम से ही अलर्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे।
कुछ बच्चे ऐसे होंगे बाबू जिनके घर में मम्मी पापा समझा समझा के थक जाते हैं, होता ही है, ऐसा होता है। किसी को बोलना पड़ता है, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं भाई हालात वैसे हैं कि हमको पढ़ना ही चाहिए, है ना। कौन हाथ में ऐसे लेकर ऐसे बैठा हुआ है भाई कि हम नहीं भाई बउआ को जॉब दे देंगे, कोई नहीं ना ऐसा है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये हम लोग पढ़ेंगे कल से। जेनॉन, रेडॉन, ये n बराबर 1 2 3 4 5 और 6 और 7, बट हमको मालूम नहीं, उतना मालूम नहीं का मतलब यू यू ओ होता है भाई, मालूम है कहने का मतलब है इनके बारे में जानकारियां नहीं है, रेडियो एक्टिव हैं, हम ये कह रहे थे। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और एक बाकी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो क्षार धातु होते हैं वो सबसे बाईं ओर होते हैं, और जो हेलोजन होते हैं G17, जो हेलोजन होते हैं वो सबसे दाईं ओर होते हैं। क्वेश्चन है, जो क्षार धातु है वो अवकारक है। अवकारक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, या सॉरी इसको ऐसा बोलते हैं अयुग्मन, है ना, इलेक्ट्रॉन को फ्री करना। और इनको इनको हम लोग बोल रहे हैं हेलोजन। और हेलोजन के बारे में प्रश्न कह रहा है कि ये जो है ये है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करने वाले सर, युग्मन करने वाले। आपने पढ़ाया है सर, बेशक हम पढ़ाए बाबू। इलेक्ट्रॉन के युग्मन करने वाले को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक, ठीक है। तो क्योंकि ये आवर्त सारणी के बाईं ओर है, देखो यही आंसर बनेगा, क्योंकि क्षार धातुएं जो होती हैं वो आवर्त सारणी के बाईं ओर होती हैं। बाईं ओर होने का मतलब ये हुआ बाबू कि इनका जिफ का प्रभाव ना के बराबर, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश कमजोर होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कमजोर होने के कारण इनके बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन पर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन छलांग लगा सकते हैं और बंधन बनाने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन कर सकता है, क्योंकि इनके जेफ का मान कैसा होता है, कम। आवर्त सारणी में हम किसी आवर्त में जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं परमाणविक त्रिज्या छोटी होती है, जेफ का मान बड़ा होता चला जाता है। जेफ का मान बड़ा होता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएगा बल्कि खींचने का गुण, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, वो इंक्रीज करने लग जाती है। सही है क्या। जिस वजह से हम हैलोजन को प्रबल ऑक्सीकारक मान लेते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनों को खींचना यानी युग्मन करने लग जाती है। और इनके जिफ का मान कम होता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को खींचती नहीं बल्कि बल्कि त्याग करते रहती है। यही तो होगा ना जवाब। और जिसी वजह से ये अवकारक है। भाई हमको जवाब जब लिखना होगा तो हमको दोनों बातें मेंशन करनी है। हम लिखेंगे कि क्षार धातु आवर्त सारणी के सबसे बाईं ओर है, सबसे बाईं ओर है। आवर्त सारणी के सबसे बाईं ओर कौन है, क्षार धातु, जो इनके जेफ के मान को कम करता है। अब जेफ का मान कम होगा तो क्या होगा, जेफ कम होने से इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन आसानी से होता है, आसानी से होता है। फलतः अब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आयुग्मन। फलतः ये कौन सा गुण रखेंगे, अवकारक का गुण दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। चलो जानकारी की बात करते हैं। क्षार धातुएं कौन कौन सी हो गई, जवाब देना है। ली ना के रबड़ी से फ्रूट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांजियम। अब दूसरा वाला जवाब लिखेंगे, हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों, तो लिखेंगे हेलोजन, हेलोजन आवर्त सारणी के
दाईं ओर है, जिससे इनकी परमाण्विक त्रिज्या छोटी और जेफ अधिक होता है, हो जाता है। फिर क्या हुआ? फिर लिखेंगे जेफ अधिक होने से, जेफ अधिक होने से इलेक्ट्रॉन का आयुग्मन नहीं, आयुग्मन नहीं, बल्कि खींचना का गुण, युग्मन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन का युग्मन का मतलब होता है ऑक्सीकारक। अतः ये प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक बनते हैं, बनते हैं। ये क्वेश्चन तो आता ही है कि वर्ग 17 के तत्व एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक होते हैं, क्यों? ये भी हम आपको पढ़ाया था। ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा है, जिससे जेफ बड़ा होता है, लब्धि एंथैल्पी इंक्रीज करती है और इतनी ज्यादा होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को, केवल एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है, तो ये आसानी से युग्मन बनाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहते हैं, जिस वजह से ग्रुप 17 का विद्युत ऋणात्मकता कितना हो जाता है? -1 का। बहुत अधिक उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं। और इसका जो ये है, ये फ्लोरीन का जो जो परिवार इनका है, उसका मुखिया जो है, वो विद्युत ऋणात्मक उच्च होता है। साइज भी छोटा है इसका, इसलिए। तो देखिए सर, उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर टॉपिक सही से समझ में आया हो, और हमको नहीं लगता कि अब कुछ बचा है। तो ग्रुप 17 को आज हम लोग समाप्त कर दिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए। मेहनत है मेरा, और हम चाहेंगे कि दूर तक पहुंचें, इस पहुंच को, इस रीच को थोड़ा इंक्रीज किया जाए। और बाकी हम लोग ग्रुप 18 के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।